तो जो है ना, शेयर हो जाए स्क्रीन तो मुझे बताइएगा मैसेज करके, ठीक है। शेयर हो गई आपके सामने स्क्रीन। नहीं हुई तो हो जाएगी। शेयर हो गई है स्क्रीन। आवाज आ रही है? मैसेज नहीं आ रहा किसी का। ओके ओके ओके। चलो 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 ठीक है, ओके 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 बस। अच्छा, तो आज हम जो पढ़ेंगे एनिमल रिफ्रेशर से हम जो है ना शुरू करेंगे अपनी क्लास। एनिमल रिफ्रेशर में ये जो 94 से पहले हैं, इनमें कुछ पास पेपर्स भी लगे हुए हैं। वो इंडियन ये बुक है, ठीक हो गया। ये पढ़ाने का मतलब ये है कि हम इंशाल्लाह इसको 1 मंथ हमें लग जाएगा इसको पूरी को पढ़ने में, ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है, इसमें ना थोड़ी टर्मिनोलॉजीज वर्डिंग सिंपल लिखी हुई हैं, तो जो शुरू से स्टडी कर रहे हैं बेसिक चीज़ें, तो उनको जो है ना आगे बहुत ही फायदा होगा अगर यहाँ से हम पढ़ेंगे। कैप्सूल भी पढ़ेंगे हम, इसके बाद कैप्सूल पढ़ेंगे। बट उसमें ना कुछ वर्डिंग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल लिखी हुई हैं, तो फिर आदमी उनको ओपन करता है तो फिर दिल नहीं करता पढ़ने को। तो यहाँ से हमारा बेस बन जाएगा पूरा इन चैप्टर्स का। तो फिर हम जब वहाँ जाएंगे तो फिर हमें चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक हो गया। तो सबसे पहला चैप्टर जो एनिमल रिफ्रेशर में है वो है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का, ठीक हो गया। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम दो आते हैं, मिनिमम एक ही आता है, ठीक हो गया। तो जो इसी चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं एनिमल रिफ्रेशर से, इससे बाहर क्वेश्चन जेनेटिक्स से नहीं आएगा। क्योंकि जेनेटिक्स से वो ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन ही देगा, वरना कभी क्रोमोसोम्स का आ जाता है या ब्रीडिंग मेथड का आ जाता है। बाकी हम जो है पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन वो मोल्ड कर ले चेंज कर ले, क्या चीजें होंगी सब तरीका अपनाएंगे, याद भी करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल जेनेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनिमल रिफ्रेशर। सबसे पहले आपको नजर आ रही है क्रोमोसोम्स नंबर की टेबल, ठीक हो गया। इससे पहले हम समझते हैं अभी एनिमल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा क्योंकि ये एकेडमिक के सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। यह ब्रांच है साइंस की जो हमें बताती है जीन्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में जो इनहेरिटेंट होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। ये ओवरऑल डेफिनेशन है इसकी, इससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम्स, ये आपने जहन में बैठाने हैं। मैं हमेशा जो है ना इनके कीवर्ड्स बताता हूँ, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है या जो भी चीज़ होती है वो आपने कीवर्ड जरूर याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट बहुत बड़ी आ जाती है पेपर में, हमें कुछ समझ नहीं आता, बट उसमें कोई एक कीवर्ड जरूर होता है जो जो है ना उसका फैसला करता है कि भाई इस ऑप्शन का क्या जो है ना जवाब होगा। तो आपने सबसे पहले समझना है कि क्रोमोसोम्स कहते किसे हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है एक न्यूक्लियस में जो जीन्स वगैरह को कैरी करती है, ठीक हो गया। आपने जो इससे चीज याद रखनी है अगर पेपर में आ जाए, तो आपने याद रखना है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर स्टेटमेंट में कोई डेफिनेशन पूछ रहा है, कोई टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है, उसमें आपको ये वर्ड मिल गए थ्रेड लाइक, तो आपने समझ जाना है ऑप्शन में क्रोमोसोम जरूर होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन इसकी पहचानने का तरीका है क्रोमोसोम्स को। ये उसमें जरूर वो वर्ड लगाएगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो आपने समझ जाना है, पूरी स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आई कोई मसला नहीं है, बीच में अगर आपको वर्ड ये मिल गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो आपने समझ जाना है कि ये है क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, ठीक हो गया। ये है होते हैं क्रोमोसोम्स। अभी यहाँ पे टेबल है, अभी इस तरीके इसको जो है ना किस तरीके से याद करें। यहाँ पे आपने फिर दो दूसरी चीज याद रखनी है, यहाँ पे कोई चीज लिखी नहीं हुई, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अभी क्रोमोसोम्स होते हैं दो टाइप्स के। एक होते हैं डिप्लॉइड, जो दूसरे होते हैं हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स। ये आपने सुने होंगे वैसे क्लासेस में, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अभी क्या होता है, कंफ्यूजन क्या है कि जो है ना कभी कभी वो क्वेश्चन दे देगा कि भाई व्हाट इज द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन कैटल, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसलिए इसको हम समझते हैं कि डिप्लॉयड किससे कहते हैं, अप्लाइड। ये भी ट्रिक से समझते हैं, वो ट्रिक लगानी है आपको। कभी भी पेपर जो है ना सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा कि भाई क्रोमोसोम्स के पे डेफिनेशन लिखें, डिप्लॉयड और एप्लाइड पे भी डेफिनेशन लिखें। तो हमेशा आपने कीवर्ड्स जरूर याद रखने हैं। यहाँ जो कंसेप्ट्स हैं या ट्रिक्स हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा फायदा देती हैं। डिप्लॉयड को आपने मानना है टू से। क्या मानना है? टू से, डबल से मानना है। डबल करके समझना है इसको, डिप्लॉयड को। ठीक हो गया। और हिप्लॉयड को आपने समझना है सिंगल। ठीक हो गया। ये याद रखना है। अभी आप अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहन में बिठा रहे हैं तो उसका आपने आधा कर देना है या उनको टू पे डिवाइड कर देना है। अगर आपसे वो हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछता है तो ये आईबीए देता है। आईबीए का मैंने एक पेपर देखा था जो 5 to 15 हुए थे, उसमें उसने पूछा था कि व्हाट इज द हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। ठीक हो गया। अभी ह्यूमंस में आपको पता है कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक हो गया। कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी वेटनरी में तो हमसे ह्यूमंस के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर ये क्या होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। अगर उसने अभी देखो ऑप्शन में उसने क्या दिया था, सक्खर वालों ने 23 भी दिया था और 46 भी दिया था। अभी क्या करें? अभी जिसको पता होगा या रट्टा लगा हुआ होगा वो तो 46 पे गलत ऑप्शन जो है ना टिक करके आ जाएगा। तो आपने समझना है कि अगर वो हेप्लाइड पूछ रहा है तो वो अभी आपने उसको आधा कर देना है, अगर आपको याद है तो आधा कर देना है इसको। अगर डिप्लाइड पूछेगा तो फिर ये यही रहेंगे, ये जो टेबल में दिए हुए हैं। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठाना है, हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये अभी मैं समझाता हूँ लाइन बाय लाइन। उसके बाद अभी क्या क्या है, कौन कौन से हमें याद रखने हैं पेपर के हवाले से। ठीक हो गया। पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी, किससे वो पूछता है। 2-3 दफा उसने आई थिंक 2018 में भी क्रोमोसोम नंबर पूछे थे, हार्स के और केमिल के साथ में। और फिर जो है ना 2020 में क्वेश्चन उसने पूछा था गोट का, जो है ना क्रोमोसोम्स नंबर पूछे गए थे। ये क्या है? पी प्लांट, ये प्लांट है। ठीक हो गया। पीजम स्टेवियम, यहां से क्वेश्चन आपने जहन में बिठाना है। पीजम स्टेवियम से आपने सुना होगा मेंडल्स के लॉ, जेनेटिक्स में उसने लॉज दिए थे जेनेटिक्स से जो है ना रिलेटेड, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक हो गया। ये आता है क्वेश्चन, एसपीएससी एक दफा निकाल चुकी है, वेटनरी में नहीं आया है। ठीक हो गया। जर्नल साइंस के पेपर में आया है कि जो है ना मेंडल्स के जो इंटरनेशनल लॉज थे जेनेटिक्स के, उसने किस प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन एसपीएससी ने जर्नल साइंस में दिया था। तो वो था पी प्लांट उसे कहा जाता है, जिसका जो नाम है, क्या नाम है इसका? पीजम स्टेवियम। ठीक हो गया। तो इसके अभी लिखे हुए हैं 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये हैं डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। अभी इसका आधा करेंगे तो हमें हेप्लाइड नंबर क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। तो ये वेटनरी में रिलेटेड याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अभी हम जितने एनिमल्स हैं उनके पढ़ते हैं। केट और पिग के यहाँ पे टॉप टू बॉटम सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं। केट और पिग में, पिग आपको पता है किसे कहते हैं, तो पिग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक हो गया। तो केट में आपने याद रखना है 38 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 38। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, बाकी ये कभी पूछा नहीं गया। रैबिट को आप छोड़ दें, दफा करें, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपने जहन में बिठाने हैं ये दो टर्मिनोलॉजीज। ठीक हो गया। ये दो एनिमल्स के आपने जहन में नाम बिठाने हैं। एक है स्वयं बफेलो, दूसरी है रिवर बफेलो या वाटर बफेलो। हमेशा याद रखें क्वेश्चन वहां से बनता है जो ट्रिकी होता है। ये याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन जो है ना सिंपल वो देता है, बट जब भी आप देखें कि जो है ना जो वर्ड या जो टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं आपस में, क्वेश्चन वहां से बनेगा। अभी स्वयं बफेलो, दोनों ये बफेलोज की जो है ना ब्रीड्स हैं। स्वयं बफेलो क्या है? स्वयं बफेलो वहाँ वो बफेलो है जो है ना साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं वहां पे मिलती है। अभी ये हम इंशाल्लाह संडे के दिन एक क्लास करेंगे जहाँ पे आपको मैं वर्ड मैप समझाऊंगा। वहां पे ना आपको कंट्रीज के नाम पता चल जाएंगे या रीजन्स के। अभी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज आते हैं, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया। यहाँ पे जो बफेलोज मिलती हैं उनको स्वयं बफेलो कहा जाता है। ठीक हो गया। जो हमारे पास है इंडिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में,
उनको कहा जाता है वाटर बफेलो या रिवर एंड बफेलोस। ठीक हो गया। बाकी कुछ इनकी जो ना फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें भी थोड़ा डिफरेंस होता है, कलर वगैरह का भी। तो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन है कि स्वयं बफेलो में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है 48। कितने होते हैं? 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं स्वयं बफेलो में। उसके बाद जो हमारे पास है वाटर बफेलो या जिसे रिवर बफेलो कहा जाता है, वो उनमें क्रोमोसोम्स होते हैं 50। ये आपने जहन में बिठाना है, और ये दोनों आपने जहन में बिठाने हैं। ये पेपर में आ सकता है, वो पूछ सकता है कि स्वयं बफेलो में कितने हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बफेलो जो हमारे पास है वाटर बफेलो जो है ना, उसके नंबर याद रखते हैं, तो उसके आपने दो माइनस करने हैं स्वयं बफेलो के। तो स्वयं बफेलो के हो जाएंगे 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया, ये भी आपने जहन में बिठाना है। फिर जो याद रखना है वो है शीप। शीप भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। हमेशा काऊ, बफेलो, शीप, गोट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो शीप का भी आपको पता होना चाहिए। शीप में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 54। ठीक हो गया, कितने होते हैं? 54 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। बाकी गोट और केटल के एक साथ होते हैं, इनके सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और गोट का क्वेश्चन आपका आ चुका है पेपर में। तो इनमें कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। गोट में कितने होते हैं? 60। कैटल में अभी ये जेबू कैटल क्या है, एग्जोटिक कैटल क्या है, ये हम लाइव स्टॉक का जो चैप्टर इसके बाद आएगा उसमें आपको ये स्पेशली समझाऊंगा कि जो हमारे पास होती है उनको जेबू कहा जाता है, जो बाहर है आउट ऑफ हम पाकिस्तान इंडिया, तो उनको एग्जोटिक कैटल्स कहा जाता है। तो कोई भी कैटल हो, ये फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या करता है वो परेशान करने के लिए ना कोई ब्रीड दे देगा कैटल की, कोई भी दे दे। ठीक हो गया। कभी कभी वो कोई ब्रीड दे देगा कैटल की कि भाई इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कैटल का वर्ड जब भी आ गया तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा सेम रहेंगे, वो होंगे 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके साथ साथ गोट के भी हमेशा 60 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ये आपने जहन में बिठाना है। दूसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया था 2018 में, हार्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये भी आपने जहन में बिठाने हैं 64। कितने होते हैं? 64। ये जो करवा रहा हूं यहां तक आपने टेबल करनी है, बाकी जो छोड़वा रहा हूं वो आपने नहीं देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है उनमें। ये इंपॉर्टेंट होते हैं हार्स के कितने? 64। उसके बाद कैमल। कैमल के कितने? कैमल के भी हमें याद होने चाहिए, ये हैं 74 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये 2018 में ये दोनों साथ में पूछे थे, हार्स एंड कैमल। एक ही स्टेटमेंट थी, नीचे ऑप्शन में दो दो दिए थे। ठीक हो गया। तो हार्स के कितने? 64। ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाए तो हम दिखाते हैं आपको अभी भी। कैमल में कितने? 74। ये ठीक हो गया। और डॉग एंड चिकन में फाउल का वर्ड आ जाए, पोल्ट्री का वर्ड आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सारे बर्ड का वर्ड आ जाए, ये चिकन ही होगा। तो इनमें कितने होते हैं? 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डॉग और चिकन के सेम होते हैं 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बाकी ये वगैरह आप याद ना रखें, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। फिर रिवाइज करते हैं इनको ताकि आपकी जो है ना रिपीटेशन भी हो जाए और आपको चीजें समझ आ जाएं। केट में होते हैं 38, शुरू से ये है टॉप टू बॉटम। उसके बाद स्वयं बफेलो में होते हैं 48। रिवर एंड बफेलो आ जाए या वाटर बफेलो आ जाए, उनमें होते हैं 50। शीप में होते हैं 54। गोट और कैटल में होते हैं 60। हार्स में होते हैं 64। और जो है ना कैमल में होते हैं 74। और डॉग और चिकन में सबसे ज्यादा होते हैं, इन जितने अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें होते हैं 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये आपने याद रखना है। बाकी ये म्यूल और हिन्नी क्या होता है ये हम नीचे इधर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे इस टेबल में। ठीक हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये ब्रीडिंग का टाइप होता है। डोंकी एंड हार्स को ब्रीड किया जाता है, ये जो खच्चर वगैरह बनते हैं ये फिर उनका किस्से में। ठीक हो गया। तो म्यूल एंड हिन्नी में कितने? 63 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक हो गया। ये आपने नंबर्स याद रखने, क्रोमोसोम्स नंबर, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। कैसे आता है अभी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ये है आई थिंक क्वेश्चन, ये 2020 का पेपर है।
76 नंबर क्वेश्चन पे आपने गौर करना है। जो है ना, गोट कैरीज डैश डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। ऑप्शन में क्या है, 50, 60, 70, 80। ये 2020 में गोट के पूछे गए थे। तो गोट में कितने होते हैं क्रोमोसोम्स, और कैटल में हमने याद किए थे इनके दोनों के साथ होते हैं, वो होते हैं 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठाना है। दूसरा क्वेश्चन आया था, जो है ना, 2018 में। वो भी हम देखते हैं। फिर 2023 में क्वेश्चन नहीं आया है, अभी भी क्वेश्चन 25 में भी क्रोमोसोम्स से नहीं आया है, ठीक हो गया। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये थोड़ा जूम आउट करनी होगी तब क्लियर होगा जाके, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। 42 नंबर पे क्रोमो, ये देखो 2n, ये उसने यूज किया है। 42 क्वेश्चन बता रहा हूँ, द 2n। अभी आपने समझ जाना है 2n का क्या मतलब है। ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है, मैंने तभी आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड वर्ड पहले समझा दिया। कभी कभी वो यूज करता है, अगर हेप्लॉइड करेगा तो आपने सिंगल नंबर याद रखना है, तो फिर डबल नहीं होगा। डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन म्यूल, हॉर्स एंड बेसिट्रन कैमल, ये कैमल की एक ब्रीड है, बेसिट्रन एंड ड्रूम्सटेरी, ये लाइवस्टॉक की टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे वहां पे, ठीक हो गया। बस आपने याद रखना है केमिल, हार्स। अभी क्या ऑप्शन में दिया है, 64, 63, 60। हमने किसी एक का भी अगर आपको याद होगा ना, हमेशा मैंने देखा है एसपीएससी ऑप्शन बहुत ही इजी बनाता है। स्टेटमेंट से ज्यादा ऑप्शन इजी होते हैं उसको ढूंढने में। एक का अगर आपको आ गया तो आपको, और हमेशा सीक्वेंस भी जहन में बिठानी है। पहले उसने दिया है म्यूल, सेकंड पे उसने दिया है हार्स, थर्ड पे उसने दिया है केमिल, ठीक हो गया। अभी लास्ट में आपको चाहिए 74, ठीक हो गया, क्योंकि कैमल का नंबर होता है 74। अगर आपको हार्स के भूल चुके हैं, म्यूल के भूल चुके हैं, छोड़ दें। आपको अगर कैमल के याद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में 74 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होना चाहिए। अभी इसमें लास्ट में 60, कैमल के 60 तो हमने नहीं पढ़े हैं, कैमल के होते हैं 74। तो इस बी में ऑप्शन में लास्ट में है 50, सी ऑप्शन में है 88, ये हैं ही नहीं किसी के क्रोमोसोम्स। कैमल डी ऑप्शन में आप देखें 74 है। अगर आप थोड़ा सा अपना जो है ना सिक्स सेंट्स यूज करते हैं तभी भी आप कर लेंगे। अगर आपको हार्स के पता है तो तभी आप जो है ना इसको गुजारा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से, ये सिर्फ 2 सालों में क्रोमोसोम से क्वेश्चन आए थे, फिर नहीं आए। 25 में बहुत इम्कान था क्रोमोसोम से, बट नहीं आया। तो हो सकता है इस दफा क्वेश्चन जरूर आएगा क्रोमोसोम्स नंबर से, जितने मैंने बताए हैं। इस दफा आपने ये स्वयं बफेलो तो इनी हाउ याद रखना है, इसमें 48, वाटर बफेलो में 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो है ना, टू पीपल्स वेटिंग इन रूम, चलो इनको ऐड कर दें, ठीक हो गया। रिवर एंड बफेलो में 50, गोट में होते हैं और केटल में होते हैं 60, और जो है ना हार्स में 64, म्यूल में 63, क्योंकि ये आ चुका है म्यूल, और कैमल में 74, एंड डॉग एंड चिकन में होते हैं 78, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं ब्रीडिंग मेथड्स पे, ठीक हो गया। ये अभी आपने पढ़ना है, ये इंटरव्यूज में पूछते हैं, और इससे भी क्वेश्चन पेपर में, आपके पेपर में आ चुका है ब्रीडिंग मेथड से। क्या होते हैं ब्रीडिंग मेथड्स, ये आपने जहन में बिठाना है। ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं दो टाइप्स के, जो आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। कौन कौन से मेथड्स होते हैं ब्रीडिंग के। ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, ये मेटिंग होती है मेल एंड फीमेल की, जिससे ऑफ स्प्रिंग वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उसको ब्रीडिंग कहा जाता है। अभी इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होती है इन ब्रीडिंग, दूसरी होती है आउट ब्रीडिंग। ये एग्जैक्ट वर्ड रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट। अभी दिखाऊंगा अभी सही। अभी इनब्रीडिंग क्या होती है, मेटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स, रिलेटेड इंडिविजुअल्स आ जाए, क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स आ जाए, कुछ भी वर्ड वो यूज करे, ठीक हो गया। आपने याद रखना है रिलेटेड का जब भी वर्ड लगेगा ये होगी इनब्रीडिंग। क्या होगी, इनब्रीडिंग। मतलब आपस में जो रिलेटेड हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, उनकी जब मेटिंग होती है उनको कहा जाता है इनब्रीडिंग। इसमें ब्रदर टू सिस्टर एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, फादर टू डॉटर, मदर टू सन, इस तरीके की ब्रीडिंग को कहा जाता है इनब्रीडिंग, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। ये जो रिलेशनशिप में होते हैं एनिमल्स, उनकी जो मेटिंग को इनब्रीडिंग कहा जाता है। आउटब्रीडिंग क्या होता है, ये पेपर में नहीं आया तो आई होप के
नेक्स्ट पेपर में ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है। इनब्रीडिंग दो दफा उसने पूछा है। ठीक हो गया। आउटब्रीडिंग क्या होती है? मैटिंग बिटवीन अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। ये इसका अपोजिट है इनब्रीडिंग का। मैटिंग अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जो मैटिंग होती है उसको कहा जाता है आउटब्रीडिंग। ठीक हो गया। तो जैसे मतलब टू ब्रीड्स अलग अलग हैं किसी एनिमल की, उनके बीच में मैटिंग हो गई, उनका कोई दूर दूर तक इतना एज सच जो है ना रिलेशनशिप या ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उनकी ब्रीडिंग को कहा, मैटिंग को कहा जाता है आउट ब्रीडिंग। ठीक हो गया। ये आपने एग्जैक्ट वर्ड याद रखने। रिलेटेड का जब भी वर्ड आएगा उसको कहा जाता है इनब्रीडिंग, और अनरिलेटेड का जब भी वर्ड आएगा तो उससे कहा जाता है आउट ब्रीडिंग। ठीक हो गया। अभी इनके हम फर्दर भी टाइप्स पढ़ लेते हैं ताकि कंफ्यूज करने के लिए अगर वो थोड़े टाइप्स यूज करे तो तब भी हमारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इनब्रीडिंग के फिर दो टाइप्स होते हैं। यहां से क्वेश्चन नहीं आता। ठीक हो गया। बट ये आगे जो है ना एडवांस में करवा रहा हूं ताकि क्वेश्चन चेंज कर ले तो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लोज ब्रीडिंग दूसरा होता है लाइन ब्रीडिंग। ये है इन ब्रीडिंग के टाइप। ये याद रखिएगा किसके? इन ब्रीडिंग के जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मैटिंग हो रही थी उनके टाइप से। एक क्या है क्लोज ब्रीडिंग, दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग क्या कहता है कि मोस्ट इंटेंसिव फॉर्म ऑफ इन ब्रीडिंग। इन ब्रीथिंग में भी मोस्ट इंटेंसिव वो जो है ना मेटिक जो बिल्कुल जो है ना क्लोज रिलेशंस हो, इस तरीके से आप समझे। वो रिलेशन ब्लड रिलेशंस जो बिल्कुल ही जो है ना नजदीक हो, क्लोज हो, तो उससे कहा जाता है क्लोज ब्रीडिंग। इसमें एग्जांपल क्या है? पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग मेटिंग, मतलब मदर टू सन और फादर टू डॉटर। ठीक हो गया। ये बिल्कुल जो है ना क्लोज हैं, इसलिए इनको कहा जाता है क्लोज ब्रीडिंग। है दोनों में ही रिलेटेड ही होंगे, रिलेटेड ही होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा इन ब्रीडिंग रिलेटेड इंडिविजुअल्स में पाई जाती है। लाइन ब्रीडिंग लेस इंटेंसिव फॉर्म ऑफ ब्रीडिंग, इसको कहा जाता है कजिन मेटिंग। कजिन भी एनिमल के क्या होते हैं? ब्लड रिलेशंस में होते हैं, बट थोड़े से लेस इंटेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज। ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाने, इनके दो टाइप्स होते हैं इनब्रीडिंग के। इनब्रीडिंग क्या होती है? रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जो मेटिंग होती है उनको इनब्रीडिंग कहा जाता है, और जो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच में जो मेटिंग होती है उनको कहा जाता है आउट ब्रीडिंग। अभी फर्दर दो टाइप्स होते हैं इनब्रीडिंग के। एक होती है क्लोज, दूसरी होती है लाइन। क्लोज ब्रीडिंग वो होती है जो है ना मोर इंटेंसिव फॉर्म होता है। अगर भूल जाते हैं तो ये याद रखना है, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग जो होती है वो क्लोज होती है, और कजिन मेटिंग जो होती है वो होती है लेस ब्रीडिंग, ओ सॉरी लाइन ब्रीडिंग। ठीक हो गया। वो लेस इंटेंसिव फॉर्म होता है ब्रीडिंग का। दोनों ही किसके टाइप हैं? इन ब्रीडिंग के टाइप है। यहां से कभी क्वेश्चन नहीं आया है। सिंपली डेफिनेशन आती है कि मेटिंग बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड। तो आपने समझ जाना है, रिलेटेड का वर्ड आ जाए उससे इनब्रीडिंग कहा जाता है, जब अनरिलेटेड का वर्ड आ जाए उससे आउटब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। बाकी ये चीजें नहीं पढ़नी है, ये कोएफिशिएंट, ये कोई जेनेटिक्स का पेपर नहीं है। आउटब्रीडिंग के भी जो है ना फर्दर टाइप्स होते हैं, उसको भी हम समझते हैं। इससे पहले आपने समझना है स्पशी और ब्रीड में फर्क क्या है। ठीक हो गया। स्पशी आपने सुनी होगी, और दूसरी होती है ब्रीड। इन दोनों में फर्क क्या होता है ये जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। स्पशी हम किसे कहते हैं? स्पशी होती है, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में कहूं, कि किसी भी एनिमल की बिग जो फैमिली है उसे स्पशी कहा जाता है। ठीक हो गया। कोई इस एनिमल है उसकी जो फैमिली है, बिग फैमिली है, उससे स्पशी कहा जाता है। फर्दर उसमें जो टाइप है उससे ब्रीड कहा जाता है। स्पशी में ही जो फर्दर टाइप होता है उससे ब्रीड कहा जाता है। ठीक हो गया। ये आपने समझना है किस तरीके से। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे काऊ है। काऊ की हम लाइव स्टॉक एनिमल लाइव स्टॉक जो पोर्शन आएगा उसमें पढ़ेंगे कि जो है ना इनकी स्पीशीज होती हैं, या ह्यूमंस की होमोसेपियंस आपने पढ़ी होगी। ह्यूमंस का कंसेप्ट देके आपको समझा रहा हूँ। होमोसेपियंस आपने पढ़ी होगी, हमारी ह्यूमंस की स्पीशी है। ठीक हो गया। अभी हमें क्या बोला जाता है? ह्यूमंस बोला जाता है ना। अगर अफ्रीकन का कोई मेल होगा आप उसे कहेंगे ये भी इंसान है। ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा होगा आप कहेंगे ये भी इंसान है। यूएसए का कोई बंदा होगा आप कहेंगे ये भी इंसान है। हम उन्हें एक ही स्पेशी में काउंट करते हैं। बट
उनकी अगर हम ब्रीड्स की बात करें तो वो कैसे होगी, आप कहेंगे कि भाई ये अफ्रीकन है। अफ्रीकन आप क्यों कह रहे हैं उससे, वो तो इंसान है ना। बट आप उसकी फॉर सपोज ये ब्रीड बता रहे हैं, क्योंकि आते तो वो एक ही स्पेशी ह्यूमन में है, बट इनकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट उसके सब टाइप्स हैं, जो स्पेशी में ही आते हैं, उन्हें कहा जाता है ब्रीड। अगर काऊ की एक स्पेशी है, तो फिर आप काऊ की जितनी ब्रीड्स पढ़ेंगे, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, तो ये क्या है उसकी फर्दर ब्रीड्स हैं आएंगी कैटल में। किस में आएंगी, कैटल की स्पेशी में आएंगी। बट जो फर्दर उसकी जो सब डिवीजन हैं या सब फैमिलीज हैं, उनको ब्रीड कहा जाता है। ये इनका टाइप, क्योंकि ये वर्ड रिपीट होंगे तो आप शायद जो है ना कंफ्यूज ना हो, फिर मैं इनको जो है ना रिवाइज भी करवाता हूँ। यहां से आपने जो चीज याद रखनी है, यहाँ पे दो इसके टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, ये दो। ठीक हो गया। नंबर वन है क्रॉस ब्रीडिंग। अभी अगर आपको स्पेशी और ब्रीड समझ आ गई तो अभी आपको ये भी समझ आ जाएगा। क्रॉस ब्रीडिंग क्या कहते हैं, कि मैटिंग बिटवीन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स विथ इन सेम स्पेशी। क्या, कि स्पेशी सेम रहेगी, बट मैटिंग जो होगी वो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में होगी। ठीक हो गया। ये भी डेफिनेशन कभी नहीं आई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बट अगर पेपर को वो चेंज करता है कि भाई इन ब्रीडिंग से थोड़ा आगे जाएं, तो ये डेफिनेशन आ सकती है क्रॉस ब्रीडिंग की। इसमें आपने क्या एहतियात रखना है, कि स्पशी सेम रहेगी, जो उसकी ब्रीड्स हैं उनके बीच में जो मेटिंग होती है उससे क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक हो गया, ये आपने समझना है। मतलब अगर काऊ की स्पशी है, काऊ एक खुद है केटल, तो उसकी डिफरेंट ब्रीड्स हैं। क्या है, डिफरेंट उसकी ब्रीड्स हैं, जैसे साहिवाल है, रेड सिंधी है, और जो है ना अर्शायर है, ये फॉरेन की है, ये भी हम पढ़ेंगे इनकी ब्रीड्स। तो इनके बीच में अब आपस में मेटिंग हो रही है। किसमें, ब्रीड्स के बीच में आपस में जो मेटिंग हो रही है डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में, तो उससे क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। स्पेशी वही है कैटल। कैटल चेंज नहीं हो रही, कि आप कैटल की हार्स के साथ नहीं करवा रहे। ठीक हो गया। मेटिंग आप कैटल की अगर स्पेशी है उसको डिफरेंट स्पेशी के साथ मेटिंग नहीं करवा रहे। कैटल की कैटल में ही हो रही है, बट उनकी ब्रीड्स डिफरेंट है। ये आपने याद रखना है, कि जब डिफरेंट ब्रीड्स का वर्ड यूज होगा, स्पेशी सेम होगी, तो उससे क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक हो गया, ये आपने जहन में बिठाना है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ स्पेशी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी इसे कहा जाता है। ये किसे कहा जाता है, मेटिंग बिटवीन एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पेशीज। ये अभी आपने गौर करना है, किसे किस में मेटिंग होती है, डिफरेंट स्पेशीज के बीच में होती है। स्पेशीज वही अभी मैं जैसे ऊपर बता रहा था आपको, कि अगर फॉर सपोज एक काऊ है, उसकी आपने मेटिंग करवा दी हार्स के साथ। अब ये हार्स अलग स्पशी है, काऊ या केटल अलग स्पशी है, तो ये क्या हो गई, स्पशी डिफरेंट हो गई। क्या हो गई, स्पशी डिफरेंट। वैसे तो हम काऊ की काऊ में ही करवा रहे थे, बट उनकी ब्रीड्स डिफरेंट दे रहे थे, तो उसको क्रॉस ब्रीडिंग हमने कहा। बट जब स्पशी चेंज होगी, उसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ये भी टर्मिनोलॉजी आपने जहन में बिठानी है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में, वो क्या होते हैं वो आपने समझने हैं। एक है म्यूल, दूसरा है हिन्नी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, जो आपने समझने की कोशिश करनी है। म्यूल और हिन्नी, ये दोनों एग्जाम्पल हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और पेपर में भी ये आ सकता है। इसको किस तरीके से याद रखना है, सबसे पहले म्यूल कैसे बनता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में है मतलब स्पीशीज डिफरेंट इसमें यूज होंगी। ये आपने जहन में बिठाना है। मेयर कहा जाता है फीमेल ऑफ हार्स, ये भी लाइव स्टॉक की टर्मिनोलॉजी वहां पे लिखी हुई है, वहां पे मैं क्लियर करवाऊंगा। फीमेल ऑफ हार्स, फीमेल ऑफ हार्स को कहा जाता है मेयर। ठीक हो गया। जेक किसे कहा जाता है, जेक ऑफ ऑल ट्रेड, एक इडियम है इंग्लिश का, कि हर फन मोला, कि जेक बोला जाता है मेल ऑफ डोंकी को, मेल ऑफ डोंकी। ठीक हो गया। तो अभी देखें स्पीशी चेंज हो गई, डॉनकी की और हार्स की फीमेल स्पीशी दोनों चेंज है, इनके बीच में जब मेटिंग हो रही है, तो क्या बन रहा है, म्यूल बन रहा है। ये डायरेक्ट एग्जांपल है आपका, कि डायरेक्ट वो स्टेटमेंट में दे सकता है कि मेल मेयर और जेक से क्या बनता है। ठीक हो गया। कौन सी इस पे हाइब्रिडाइजेशन आती है, म्यूल बनता है। दूसरा आपने याद रखना है हिन्नी। इसको याद कैसे करना है बता रहा हूं, अभी आप थोड़ा समझ लें। हिंदी में फिर क्या होता है, स्टालियन किसे कहा जाता है, स्टालियन कहा जाता है मेल हार्स को, जो अडल्ट यंग मेल होता है, अडल्ट हार्स का रिप्रोडक्शन के लायक होता है, उससे स्टालियन कहा जाता है, मेल ऑफ हार्स। ठीक हो गया। स्टालियन की जेनेट के साथ करवाएंगे। अभी जेनेट किसे कहा जाता है, फीमेल ऑफ डोंकी।
ठीक हो गया। फीमेल ऑफ डोंकी। तो इनके बीच में जब मेटिंग होगी तो हिनी जो है ना पैदा होगी। हिनी आपने याद रखनी है, हिनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो इसमें अभी याद कैसे करें, म्यूल में आपने याद रखना है एम से शुरू है। केस में पहले तो हार्स की फीमेल यूज होगी मेल। जब हार्स की फीमेल यूज होगी तो जाहिर है डोंकी का मेल यूज होगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने इसको ट्रिक से याद रखना है। हिनी में क्या याद रखना है, हिनी में हमेशा मेल जो होगा हार्स का होगा, स्टालियन जिसे कहा जाता है। और जो है ना जेनेट जो होती है वो किसकी होती है, डोंकी का जो है ना फीमेल को कहा जाता है। तो ये आपने हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स में दोनों एग्जांपल जहन में बिठाने जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। म्यूल और हिन्नी, हिन्नी का आपसे पूछ सकता है कि ये कैसे बनती है, तो आपने याद रखना है स्टालियन, मेल ऑफ आर्स एंड जेनेट, जिससे जो है ना इन दोनों की जो है ना ब्रीडिंग से बनती है हिन्नी। क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं और हाइब्रिडाइजेशन का ही यूसेज जाता है जब टू डिफरेंट स्पीशीज की आपस में मेटिंग होती है। ठीक हो गया। तो ये आपने जरूर जहन में बिठाना है। बाकी कोई चीज यहाँ पे ये टाइगोन लाइगर इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये आपने इस आउट ब्रीडिंग के एग्जांपल्स हैं जो हमने पढ़ा था कि जो है ना अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग होती है, उनको आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। तो ये आपने दो इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, टाइप्स क्रॉस ब्रीडिंग एंड स्पेशी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर डेफिनेशन नहीं पूछता तो वो इनके एग्जांपल्स पूछ सकता है कि ये किस तरीके से बनते हैं। ठीक हो गया। हिन्नी इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो किससे बनता है, स्टालियन मेल से, और म्यूल में हार्स की फीमेल यूज होती है, और हिन्नी में हार्स का मेल यूज होता है। ये भी आप एक एक वर्ड याद रखेंगे तब भी आप बना लेंगे ऑप्शंस में से। ठीक हो गया। उसके बाद जो चीज आपने जहन में बिठाना, ये जो है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इतनी चीजें लिखी हुई हैं ये आपके काम की नहीं है। ठीक हो गया। ना ही इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो आपकी चीज इंपॉर्टेंट है वो जो आपने जहन में बिठानी है, ये मेंडल्स के लॉ हैं, ये भी जनरल साइंस में आते हैं। ठीक हो गया। जनरल साइंस एसपीएससी जो पेपर जिसमें एवरीडे साइंस जिसमें हम कहते हैं, बट वो आपको इस वेटनरी में ये क्वेश्चन तो नहीं देगा, बट किसी और वन पेपर में आप बैठते हैं तो वहीं पे कभी आ जाता है कि जो है ना कौन कौन से लॉ हैं। एक के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स का दो लॉ दिए थे। दूसरा दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा है, पूरी दुनिया ने जिस लॉ को माना था तस्लीम किया था। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट जर्नल पेपर्स में जो वन पेपर होते हैं एसपीएससी के। तो आपने याद रखना है फर्स्ट लॉ अगर ऑप्शन में देता है, सेकंड लॉ इस तरीके से, या अगर नाम देता है तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसे कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बाकी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसे पूरी डिटेल में आपसे क्वेश्चन वो पूछता है कि मतलब पेरेंट्स से और जो है ना जो जीन्स वगैरह ट्रांसमिट होते हैं तो वो उनकी सेग्रीगेशन हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं। ये इसका कंसेप्ट है, मतलब जब वो न्यू बॉर्न बेबी आएगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक ही जो ट्रेट होता है वो डोमिनेट करता है। तो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने याद रखना है तो ये चीज याद रखनी है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेंडल का लॉ कौन सा है, तो वो फर्स्ट लॉ था जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक हो गया। ये आपने जहन में बिठाना है। दूसरा, हम ये दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, इनकी भी ना डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। क्योंकि हम एनिमल रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो किसी और बुक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगी, तो फिर आपकी रिवीजन करवा दूंगा। बट यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि जीनोटाइप किससे कहा जाता है और फिनोटाइप किससे कहा जाता है, क्योंकि फिनोटाइप की एक दफा डेफिनेशन वीओ में आ चुकी है। तो जीनोटाइप आपने याद रखना है, जेनेटिक मेकअप को कहा जाता है। इसको अभी उर्दू में सही तरीके से समझाता हूँ। जेनेटिक मेकअप ऑफ जीन को कहा जाता है। मेकअप का वर्ड याद रखना है, ये एग्जैक्ट वर्ड आपके पेपर में आएंगे। जेनेटिक मेकअप किसे कहा जाता है, जीनोटाइप को कहा जाता है। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन, ये फिजिकल का वर्ड आपने जहन में बिठाना है। फिजिकल अपीयरेंस का वर्ड आ गया तो आपने जहन में बिठाना है वो होगा फिनोटाइप। इसको अभी हम समझते हैं कंसेप्चुअली कि इनको कहा क्यों कहा जाता है जेनेटिक मेकअप, और इसे फिजिकल अपीयरेंस क्यों कहा जाता है। अभी कुछ जो है ना ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स होते हैं उनके जो है ना क्या कहते हैं बॉडी में या सेल्स में, इस तरीके से। अभी जेनेटिक मेकअप क्या है, मतलब अगर फॉर सपोज आप कोई जो है ना एनिमल में कोई फॉर सपोज ट्रेट ले रहे हैं, फॉर सपोज ये आपने पढ़े होंगे बी बी, फिर कामा दे के लिखते हैं बी स्मॉल बी कैपिटल, इस तरीके से कंफ्यूजन में नहीं रहना। हमने कहा कि भाई ये कलर के जो है ना जीन्स हैं, किसी भी कलर के,
आपने कोई कलर नहीं बताया। आपने कहा कि भाई ये कलर के जीन्स हैं। ठीक होगी, इससे कहा जाता है जेनेटिक मेकअप, और इसे कहा जाता है जीनोटाइप। ये जो आपको मैंने लिख के दिखाया लेटर्स में, ये क्या है, जेनेट जीनोटाइप है। केस में आपने कहा कि भाई ये सिंपली कलर के जीन्स हैं या कलर के ट्रेट्स हैं। फिजिकल अपीयरेंस कहा जाता है विजिबल चीजों को, जो आपको चीज नजर आए। अभी मैंने कहा कि ये कलर के, इधर ही मैंने कहा कि यार ये जो कलर है या ये जो जीन्स हैं, ये या जो ट्रेट्स हैं, ये हैं ब्लैक एंड वाइट। एक के ब्लैक, दूसरा है वाइट। अभी मैंने ये देख के बताया, क्या किया, देख के बताया फिजिकली। तो मुझे पता चल गया कि ये कलर में भी कौन सा है, एक है ब्लैक, दूसरा है वाइट। कि ये बी जो कैपिटल है ये ब्लैक है, और ये जो है वाइट है। तो ये जो मैंने फिजिकली चीजों को विजुलाइज किया, तो इसको कहा जाता है फिनोटाइप। ठीक हो गया। और ये आपको एग्जांपल देख के तो नहीं पूछेगा, ये मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। आपने डेफिनेशन ये याद रखनी है, जेनेटिक मेकअप कहा जाता है जीनोटाइप को, और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन या विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ जीन या ट्रेट, उसे कहा जाता है फिनोटाइप। ये कीवर्ड आपने जहन में बैठाने, इससे जो है ना क्वेश्चन आ जाता है। और एक दफा आया है 2020 में कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप या फिनोटाइप। तो ये फिजिकल का जब भी वर्ड आ जाए ऑप्शन में, आपको ये वर्ड मिल रहे हैं, तो आपका होगा फिनोटाइप। ठीक हो गया, तो ये आपने जहन में बिठाना है। अभी लेस देन 1 मिनट है, शायद मीटिंग अभी 40 मिनट में हो चुके हैं। तो आपके सामने खत्म हो जाएगी, फिर आपने दोबारा लिंक को ज्वाइन करना है। ठीक हो गया, ये पहले ही बता रहा हूँ, ताकि आज फर्स्ट क्लास है, आपको चीज़ें वो हो जाएं। उसके बाद यहाँ तक हम ये करते हैं, कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्या चीज़, फर्दर पढ़ेंगे। जो चीज़ कल हमने पढ़नी है वो यहाँ से हम सिलेक्शन के मेथड्स पढ़ेंगे, कि एनिमल को सिलेक्ट कैसे किया जाए। तो इसके 3 मेथड्स हैं, इंशाल्लाह कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास इंग्लिश की चलाएंगे। ठीक हो गया। तो लेस देन 1 मिनट है, क्लास आपके सामने खत्म होगी, आपने दोबारा लिंक को ज्वाइन करना है। ठीक हो गया। पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ते हैं।